हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। हम रीड की मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक है वो देख लिए थे। जो बीजीय व्यंजक वाले थे वो देख लिए थे। इसके अलावा हमने घातांक देख लिया था। आज हम बात करेंगे सरल एक घातीय समीकरण की। क्या होता है समीकरण, क्या होता है एक घातीय समीकरण, क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे ताकि क्या होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो देखो क्या होती है समीकरण। समीकरण क्या होती है, चर, एक चर हो और कुछ संख्या हो, इनका मेल ही क्या होता है, एक समीकरण होती है। लेकिन इतना अगर मैं बोलूं तो एक बीजीय व्यंजक भी होता है। तो समीकरण के लिए एक्स्ट्रा में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि दो पक्ष होंगे। क्या होंगे इसमें होंगे दो पक्ष। अगर दो पक्ष होते हैं तो वो क्या बन जाता है समीकरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि मैंने लिखा x + 10। अब ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ये अभी तक एक केवल क्या है, बीजीय व्यंजक। लेकिन मैंने दो पक्ष बना दिए इस प्रकार से। अब एक तो हो गया इसका वाम पक्ष हो गया, एक हो गया दक्षिण पक्ष। जैसे ही दो पक्ष बन जाते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, समीकरण में। ये जो मैंने बराबर लगाया ये किसका प्रतीक है, यहाँ पे अगर बराबर आता है बीच में दो पक्षों के बीच में तो वो समीकरण होती है। इसके अलावा अगर ग्रेटर देन लेस देन अगर ये साइन आते हैं तो इसको हम बोलेंगे असमीका। क्या बोलेंगे जी, असमीका बोलते हैं। ठीक है, ये समीकरण नहीं होते, इनको हम बोलते हैं असमीका। अगर इनके साथ में इक्वल टू भी आता है तब भी ये असमीका ही होती हैं। समझ गए आप। इसके अलावा देखना, इसमें एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें क्या होगा, एक तो चर होगा, इसके अलावा संख्या होगा, मेल होगा। मतलब चर और संख्या होगा, मेल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। अगर मैंने ये लिख दिया, जैसे मान लो कि 8 + 3 = 11, तो ये क्या है, ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर नहीं है। आगे पहली चीज की समीकरण क्या होती है। फिर दूसरी चीज होती है, जैसे मान लो यहां पर मैंने ये लिखा था कि x + 10 = 20। अब यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि x का मान 10 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने मान लो जैसे x का मान यहाँ पे 10 रखा तो उत्तर अपने को 20 मिल जाता है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। तो ऐसा मान, उस चर का ऐसा मान रखने पर यदि वो समीकरण संतुष्ट होती है तो वो जो मान होता है वो समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। मतलब ऐसा मान रखने पर यदि समीकरण संतुष्ट हो जाती है तो वो समीकरण क्या कहलाती है, तो वो समीकरण कहलाती है और वो समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये होता है इसका बायां पक्ष होता है और ये इसका दायां पक्ष होता है। ठीक है, अब देखो इसमें बात करते हैं कि एक घातीय समीकरण क्या होती है। एक घातीय समीकरण का मतलब है कि जैसे आपने मान लो इसमें चर ले लिए इस प्रकार से कुछ। ठीक है, कोई भी इस प्रकार से आपने समीकरण बना ली, कोई भी समीकरण बना ली, तो इसमें जो चर होते हैं इन चरों की घात क्या होनी चाहिए, एक घात होनी चाहिए, अधिकतम एक घात होनी चाहिए। इसमें भी अगर इसको और छोटा दूं मैं तो ये मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन है और इसमें अपने पास में चर क्या है, y है, तो y की घात क्या है, एक घात है। अगर ये इसमें इस प्रकार से होती तो ये फिर द्विघात समीकरण हो जाता। तो इससे आपको एक चीज तो ये पता चल जाती है कि अगर एक घात का समीकरण हो तो उस समीकरण के हल भी कितने होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको। तो उस समीकरण के हल कितने होते हैं, एक होते हैं। इसी प्रकार यही समीकरण जैसे मान लो दो चरों के साथ में हो, जैसे मैंने अभी लिखी, ये समीकरण है एक चर के साथ में, इसमें एक ही चर है। यही समीकरण जैसे मान लो कि अगर दो चर के साथ में होती है तो उस समीकरण के अनंत हल होते हैं, उस समीकरण के अनंत हल होते हैं। कैसे होते हैं अनंत हल, जैसे मान लो मैंने ये लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक लाइन की समीकरण बन जाती है। किसकी समीकरण बन जाती है, एक लाइन की समीकरण बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास में इस प्रकार से निर्देशांक है और या आपके पास में इस प्रकार से कोई लाइन बन गई। ठीक है, तो इस लाइन, ये जो लाइन है ना, इस पर हजारों बिंदु है, लाखों बिंदु है। मतलब क्या है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स है इस पर। अगर अनंत बिंदु होते हैं तो ये जो अनंत बिंदु जो इस लाइन की समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो क्या होंगे, वो सारे उसके क्या होते हैं, हल होते हैं, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं, असीमित हल होते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें है ना। अब आपके देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उन पे भी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको पता चल गया समीकरण क्या होती है और असमीका क्या होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि निम्न में से समीकरण को पहचानिए। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया x + 10 = 20, x + 10 > 20, x + 10 < 20 और चौथा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन आ गए आपके पास में और पूछ लिया कि निम्न में से समीकरण कौन सा है। तो समीकरण कौन सा होगा, ये वाला समीकरण है, बाकी समीकरण नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिर देखना नेक्स्ट,
हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहले हम बेसिक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद में वो एग्जांपल लेंगे जो आपके कहां पे आए हैं, एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि n बराबर 1 किस समीकरण का हल है। n बराबर 1 किस समीकरण का हल है। ठीक है, मैंने कहा कि हल क्या होता है, जो उस समीकरण को संतुष्ट करे। अब इसमें अपने को 4 समीकरण दे रखी हैं। एक तो है n प्लस 5 बराबर 19, एक है इसमें 7n प्लस 5 बराबर 19, एक है इसमें n प्लस 8 बराबर 9, और एक समीकरण इसमें 4n माइनस 3 बराबर 13। इस प्रकार से आपको 4 समीकरण दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि n बराबर 1 की समीकरण का हल है। तो एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, n का मान रख के देख लो, जिसमें मान रखने से अगर आपको आगे वाली वैल्यू मिलती है तो उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखो इसमें रखा आपने n की जगह एक, तो 1 और 5 तो 6 होते हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें आपने रखा है 1 और 8 9 होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो और एग्जाम्पल देखो। अब थोड़े से आपके इस प्रकार से लैंग्वेज के टाइप में आएंगे किस क्वेश्चन कि किसी संख्या को दुगुना करके, किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, उसमें 9 जोड़ा जाता है, उसमें 9 जोड़ा जाता है, इसके इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। तिगुना जो किसके बराबर है, 75 के बराबर है। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब लैंग्वेज होगी और अपने को क्या बनाना है, इसका इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना अपने को। तो देखना कैसे बनाएंगे। ये बोल रहा है कि किसी संख्या को दुगुना करके, तो आप ये मान लो कि वो संख्या क्या है, अक्स है। तो आपने मान लिया, माना कि वह संख्या क्या है, अक्स है। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वैसे का वैसे काम करना है। ये बोल रहा है कि संख्या को दुगुना करके, तो ये आपकी संख्या थी, इसको आपने 2 गुना कर दिया। संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इसमें आपने क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया। ठीक है, तो 9 जोड़ा जाता, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, तो ये आपकी संख्या हो गई, इसका तिगुना, तो इसको आपको क्या करना है, 3 गुना। वो किसके बराबर हो जाता है, 75 के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 75 के। तो ये आपको इसमें समीकरण ही पूछी थी, लेकिन अगर आपको इसमें मान भी पूछ लिया जाए कि x का मान क्या है, तो वो भी हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो ये 3 जो है इसके गुणा में है, तो इधर जाएगा तो इसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर तो रह जाएगा 2x प्लस 9, तो इधर आ जाएगा, तो 75 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 75 में जाएगा 25 बार। अब यहां से देखना, ये 2x है, ये 9 इधर प्लस का है, इधर जाएगा 25 में, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और इधर हो गया 2x। x बराबर करेंगे 2, इधर भाग में चला जाएगा 16 की, तो यह आ गया इसका आंसर। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, 8 है। अब देख लो, आपने किया पहले 8 का दुगुना, 8 दूनी 16, 16 में आपने जोड़ा 9, 16 में 9 जोड़ दी 25, 25 का तिगुना कितना होता है, 25 75 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज टाइप में। फिर देखना है इसे और क्वेश्चन। अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से 2 से गुणा 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या होगी। यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखना है कि उसमें यह बोल रहा है कि किसी संख्या से, तो पहले आपने माना कि वो संख्या क्या है, x है।
ठीक है, आपने वो संख्या मान ली। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, है ना। किसी संख्या से x 1/2 घटाना आपको, तो ये संख्या मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, प्रश्न में क्या बोल रहा है वो को करना आपको, ठीक है। तो x में से आपने घटाया 1/2, घटा दिया जी, तो ये आपके पास में नई संख्या बन गई। अब ये बोला कि घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा, घटाने के बाद में ये संख्या बन गई ना, तो इसको आपको क्या करना है 1/2 से गुणा। तो ये लो जी 1/2 से आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। जैसे ही आपने इसको गुणा किया तो आपके पास में क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात करो, मतलब आपको इसका x का मान ज्ञात करना। तो देखना, अब ये 2 इधर भाग में, नीचे इसका मतलब भाग में, तो इधर किस में जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो इधर तो जाएगा x माइनस 1/2, ये 1/8 इधर, ये 2 उसके गुणा में आ गया। तो 2 से आपने इसको काट दिया, 4 हो गया। तो ये देखना यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। फिर देखना आगे, ये 1/2 इधर माइनस का है, उस साइड में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है आपका, 3/4। तो x का मान कितना हो गया, 3/4। फिर ऐसे और एग्जांपल्स देखना, इसमें आ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बता देना आप। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। 7:5 है। यदि बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा इसने, ठीक है। यदि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, तो बालक मतलब बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स, इनका आपको जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है, कितना दे रखा है जी, 7:5। ठीक है, ये जब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ना, क्वेश्चन आ गया तो करना तो ही अपने को। तो देखो 7:5 है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। देखो संख्या में तो कितना अधिक है, 8 अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, 2। भाई देखो ये अनुपात में 7 है, ये अनुपात में 5 है, तो अनुपात में कितना अधिक हो गया, 8। जबकि संख्या में कितना अधिक दे रखा है, 8 है ना, सॉरी अनुपात में 2 अधिक है और संख्या में कितना अधिक है, 8। इसका मतलब 2 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। अगर ऐसे नहीं समझ में तो देखना, इसको ऐसे मान लो कि मान लो बॉयज जो है वो 7x है और गर्ल्स जो है वो कितनी है, 5x है, तो इनका अनुपात वापस 7:5 आ जाएगा ना। अब ये कह रहा है कि 7x में से अगर 5x घटाएं तो वो 8 के बराबर आता है, मतलब लड़कों में से लड़कियों की संख्या घटाएं तो वो 8 आती है, अधिक है, इसने कहा कि 8 अधिक है वो, तो ये किसके बराबर होता है, 2x के बराबर, बराबर 8। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 8/2 बराबर 4। वैसे देखो यहां से आता है, यहां पर 1 का मान कितना आता है, 4। 1 का मतलब क्या होता है, अनुपात में 1 के बराबर आ रहा है 4। टोटल अनुपात देखो कितना है, 7 और 5 12, तो 1 बराबर अगर 4 है तो 12 बराबर कितना होगा, 12 गुणा 4, तो 12 चौक कितना होता है, 48। अब वही काम यहां से करेंगे अपन, x का मान 4 आ गया और इसने पूछा टोटल विद्यार्थी, तो 7x और 5x टोटल कितने हो गए, 12x। अब x का मान 4 है तो 12 को x से गुणा 4 से गुणा करेंगे आप तो कितना जाएगा, 12 चौक 48। लेकिन हम x मान कर नहीं करेंगे क्वेश्चन को, अनुपात समानुपात में x बहुत कम मानेंगे, हम ज्यादा इसी करेंगे। इसे डायरेक्ट अनुपात में से माइनस करो, ज्यादा बोल रहा है, कौन है ज्यादा, लड़के ज्यादा है, तो 7 में से 5 को उठा दिए 2, लेकिन संख्या में कितने 8, तो 2 के बराबर रखा मैंने 8, तो 1 बराबर आ गया 4। टोटल पूछा इसने। अब जैसे मान लो यहाँ पे टोटल ना पूछ के इसे पूछ लेता लड़कों की संख्या,
तो फिर 7 को ही 4 से गुणा कर देते। पूछ लेता लड़कियों की संख्या, तो फिर 5 से 4 को गुणा कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे इसे क्वेश्चन को। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कि ये कुछ से थ्योरेटिकल आपको दे रखी है इसमें ना, कि रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है। रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है। पहली बात तो ये कि रैखिक समीकरण होती क्या है। रैखिक समीकरण क्या होती है, जो आपकी एक घात की समीकरण होती है वही आपकी क्या होती है, रैखिक समीकरण। अगर 2 घात आ जाती है तो उसको द्विघात समीकरण बोल देते हैं। ठीक है, एक घात की होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है रेखा। रेखा मैंने आपको अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले इस प्रकार से कि ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब मैंने आपको ये नहीं लिखाया था, मैंने इस प्रकार से आपको लिखाया था x प्लस वाई बराबर 10। मैंने कहा था कि एक लाइन की समीकरण और इसके अनंत तल होते हैं, तो मतलब इसमें 2 अचर आ जाते हैं, है ना, और एक ही घात के हैं, तो वो क्या होती है, लाइन की समीकरण होती है, उसके अनंत तल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में आपके पास में कि रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त क्या है। अब इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन है, मैं बता देता हूं आपको, कि चर की अधिकतम घात 1 होना, चर की अधिकतम घात 2 होना, चर की अधिकतम घात 3 होना। अब सिंपल सी बात है, रैखिक समीकरण है तो इसका मतलब उसकी घात क्या होगी, 1 ही होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चर की अधिकतम घात 1 होना। ठीक है, 2 होते ही तो रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं, फिर द्विघात में बदल जाएगा। अब ऐसे लैंग्वेज के रूप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसी प्रकार से देखो एक क्वेश्चन और है लैंग्वेज के रूप में, और वो है कि रैखिक समीकरण का हल हो सकता है। रैखिक समीकरण का हल हो सकता है, और इसमें एग्जांपल आपके ये देखना, अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी परिमेय संख्या, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब जब हमने रीट में जो सबसे पहला वीडियो बनाया था घातांक वाला, वहां पर मैंने स्टार्टिंग इन्हीं से की थी। नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या थी, अपनी पूर्ण संख्या थी, इसके बाद में हमने पूर्णांक देखा था, परिमेय संख्या थी। अब आपको पता होना चाहिए, देखो अक्ष का मान हमें कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो 5 मिल गया, -5 मिल गया, +5 मिल गया, 3/2 मिल गया, 10/12 मिल गया, इस प्रकार से 10/13 कुछ भी मिल गया, कुछ भी मिल सकता है। तो जैसे मैं ये कहूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे हम काउंटिंग में काम लेते हैं 1 2 3 इस प्रकार से, ये प्राकृत संख्या होती है। तो भाई ये जैसे मान लो अगर आपके पास में इसे बट्टा में आ गया 3/2, तो ये 3/2 तो प्राकृत में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हल तो नहीं हो सकता। समझ गए आप। फिर दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 और एंड हो जाता है, बाकी एक ही संख्या होती है, तो इसमें भी बट्टा वाली संख्या तो इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है, ये सारी संख्या आती है, जो आपकी प्राकृत है वो भी आती है, पूर्ण है वो भी आ जाती है, बट्टा वाली संख्या भी आ जाती है। जैसे मान लो आप इस प्रकार से लिखते हैं, ये सारी संख्या आती है, इसमें माइनस में भी आती है, प्लस में भी आती है, सारी संख्या आती है, तो इसका मतलब इसका जो हल होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। हर्षित के पास 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के कुल 25 नोट हैं। अभी हमको ये नहीं पता कि कौन से नोट कितने हैं, वरना 50 के कितने, 20 के कितने, 10 के कितने नहीं पता, लेकिन टोटल का पता है, टोटल कितने हैं, 25 नोट है। लेकिन इनका मूल्य पता है कि टोटल मूल्य जो वो 590 रुपए है। और इसमें आगे दे रखे 50 और 20 रुपए जो वाले नोटों की संख्या है, अब उनकी भी संख्या नहीं दी, उनका भी अनुपात दिया हुआ है 3 और 5 अनुपात। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या हमें पूछिए। अब देखो सबसे पहले हमें इसमें इतना पता है कि टोटल 25 नोट है, और उनमें भी 2 नोट कौन से, 50 और 20 वाले। तो आप क्या लिख सकते हो, 50 रुपए व 20 रुपए वाले नोटों की संख्या माना, नोटों की संख्या माना कि कितनी है, आपको अनुपात दे रखा है ना, तो उस अनुपात को आप गुणा कर दो किससे, अक्ष से। तो 3 अक्ष और कितनी हो जाएगी, 5 अक्ष है। ठीक है, तो मान लिया कि जो 50 रुपए वाले हैं वो 3 अक्ष है, 50 रुपए वाले 3 अक्ष, और 20 रुपए वाले कितने हो गए, 5 अक्ष है। वापस अनुपात 3 अनुपात 5 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो 10 रुपए वाले हैं
वो कितने होंगे फिर? 10 रुपए वाले कितने होंगे भाई? 3x और 5x कितने हो गए? 8x। ये है 50 और 20 वाले, टोटल 25 है। तो 25 में से इनको माइनस कर दो आप। किनको किनको माइनस करेंगे? जो 50 और 20 वाले, इनको माइनस करेंगे तो कौन से नोट आ जाएंगे? जो 10 रुपए के नोट है वो संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब ये 50 रुपए वाले नोटों की संख्या है, ये 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, और ये 10 रुपए वाले नोटों की संख्या है। सब नोटों की संख्या आ गई आपके पास में। टोटल मूल्य कितना है? 590 रुपए। तो देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले ये है 50 रुपए, कौन सा? 3x। तो 3x को मैं गुणा करूंगा 50 से। 3x को मैंने 50 से क्यों गुणा किया भाई? मेरे को ये पता है कि 50 रुपए वाले नोट 3x है। मैं जैसे ही उनको गुणा कर दूंगा तो जितने 50 रुपए वाले नोटों से जितने रुपए बन रहे वो एक जगह आ गए। ठीक है, फिर दूसरे हैं 5x। तो मैंने जो 20 रुपए वाले थे, 5x जो नोट थे, उनको मैंने 5x से गुणा कर दिया 20 को। तो जो 20 रुपए के जितने नोट हैं उनसे जितनी राशि बन रही है वो आ जाएगी। इसी प्रकार 10 रुपए वाले जो नोट है वो है 25 माइनस 8x। तो इनको मैंने इनसे गुणा कर दिया। अब ये टोटल जो रुपए हैं ये अपने पास में है 590 रुपए। तो देखो एक समीकरण बन गया आपके पास में, इसको सोल्व करेंगे, x का मान आएगा, x का मान आते ये तीनों मान आ जाएंगे, सबका पता चल जाएगी कौन से कितने नोट है। मेन चीज ये कि आपको आराम से लिखने आनी चाहिए। तो देखो 3x वाले, 3x संख्या है 50 के नोटों की, 50 से गुणा कर दिया। 5x संख्या किसकी है? 20 वाले नोटों की, 20 से गुणा कर दिया। 25 माइनस 8x किसकी है? 10 रुपए वाले नोटों की, 10 से गुणा कर दिया। आगे संख्या, चलो इनको सोल्व करो। 50 को 3 से गुणा किया 150 और ये x हो गया, प्लस 20 को 5 से गुणा किया 100 हो गया और ये हो गया x। ठीक है, फिर देखना 10 को पहले 25 से गुणा किया 250, माइनस 10 को 8 से गुणा किया 80 x, बराबर में कितना है? 590। ठीक है, देखना ध्यान से, 100, 150 और 100 कितने हो गए? 250। 250 में से माइनस करेंगे 80x, x वाले को एक जगह करो ना। तो 150 और 100 कितने हो गई? 250। 250 में से 80x माइनस किए तो कितना होता है भाई? 170, 170x। अब ये जो 250 है ना इधर, ये उस साइड में चला जाएगा। तो 590 माइनस 250, आ रही है चीज समझ में? देखना फिर, ये हो गया 170x, और इधर इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया 340। तो अपने को तो x का मान चाहिए, तो 340 ये बट्टा में चला जाएगा 170, 0 से 0 कैंसिल, 17 का भाग 34 में जाते हैं 2 बार। तो कहने का मतलब आपके पास में x का मान आ गया 2। ठीक है, अब इसने कहा कि 50 वाले नोट थे कितने? 3x। तो x की जगह जैसे ही 2 रखूंगा तो 32 नहीं होगा, 3 को गुणा करना है 2 से। तो इसका मतलब 50 के नोटों की संख्या तो आ गई 6। फिर वैसे ही 20 वाले थे 5x, तो 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10। 20 रुपए वाले आ गए 10, टोटल 25 है। तो 10 और 6 16 तो ये हो गए, 25 में से 16 घटाया तो 9। तो इसका मतलब 10 रुपए वाले नोट कितने हो गए? 9 नोट हो गए। इस प्रकार से निकालेंगे। देखो उनको सोल्व करके देख लो, वापस 590 आ गया। 50 वाले 6 हैं, 300 रुपए। 20 वाले कितने हैं? 10 है, 200 रुपए। 300 और 200 500। 10 वाले कितने हैं? 9 है, तो 90 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 590। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, है ना? वैसे ये ऐसे क्वेश्चन अभी और करेंगे आगे, जब अपन अनुपात समानुपात जो परसेंटेज पढ़ेंगे ना, उनमें बहुत क्वेश्चन आएंगे, तब ये और ज्यादा सरल लगेंगे। अभी तो क्या है, इनमें अभी इक्वेशन में पढ़ रहे हैं अपन कि भाई समीकरण कैसे बनती है, समीकरण बनाने वाले लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सीख रहे हैं अभी तो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखना ये क्वेश्चन है कि राहुल के पिताजी और उसके दादाजी से, राहुल के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, कौन है छोटे? पिताजी छोटे हैं, किससे? दादाजी से। ठीक है, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब ये बात हो रही है राहुल के पिताजी की। तो देखना हमें इनमें ना मेन चीज इसके लैंग्वेज का होता है। अगर थोड़े से भी हमने गलत पढ़ लिया इसको तो क्वेश्चन पूरा गलत होना डेफिनेटली। तो देखो ये बात कर रहा है राहुल के पिताजी दादाजी से, मतलब राहुल के दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 वर्ष। तो आप पिताजी की मान लो पहले। तो मानना कि पिताजी की आयु कितनी है? x मान लिया आपने। ठीक है, तो दादाजी की कितनी हो जाएगी? भाई दादाजी से जो पिताजी है वो 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी 26 साल बड़े हो गए ना, तो x प्लस 26। इसके अलावा भाई आगे देखना, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। जो पिताजी हैं वो राहुल से कितने वर्ष बड़े हैं? 29। तो अगर x में मैं 29 घटा दो तो किसकी आ जाएगी? राहुल की। तो राहुल की देखना कितनी आ जाएगी? राहुल की उम्र होगी वो होगी x माइनस 29। तो मेन चीज ये है कि सबसे पहले मानने की इसको, सही है ना। अब इसमें देखो जो दोनों लिंक दिए हुए ना 26 और 29 की, वो दिए इसके पिताजी से। दादाजी जो वो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं और राहुल जो वो 29 वर्ष छोटे हैं। तो जो कम है छोटे हैं वो माइनस कर दिया, जो ज्यादा है तो उसको प्लस कर दिया। तो ये तीनों की उम्र आ गई। अब इसने ये कहा कि तीनों की आयु का योग 135 है, योग 135 है और अपने पास में ये है। तो आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तीनों को जोड़ दो। तो पहले ये x है, एक x प्लस 26 है और एक x माइनस 29। तीनों को जोड़ा तो कितना आना चाहिए? 135। ठीक है, अब देखो x x x कितने हो गए? 3x। तो ये तो हो गए 3x। फिर याद देखना 26 में से 29 घटाइए, तो 29 में से घटा दो माइनस के 3 और बराबर में 135। ये 3 उस साइड में चला जाएगा। तो 3x बराबर 135 प्लस का 3 बराबर हो जाएंगे 138। ठीक है, तो अपने को x का मान चाहिए, तो 138 बटा 3, 3 का भाग देंगे, 3 4 12, 3 6 18। तो x का मान आ गया 46। इसका मतलब है पिताजी जो है वो तो 46 वर्ष के हैं और ये हो गए 72 ईयर्स के, और ये कितने का हो जाएगा? 17 साल का। अब आपको जो भी पूछा वो तीन, जो भी आंसर आपको पूछा वो आप दे दो। आपको पूछा दादाजी की आयु, तो दादाजी कितनी हो जाएगी? 72 वर्ष। समझ गए ना? इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक छोटा सा। ठीक, दो अंकों की एक संख्या दी गई है आपको और उसके जो अंकों का योग है वो क्या है? वो अंकों का योग है 10। अब हमने क्या किया? बस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या से कितनी अधिक है? 27 अधिक है। ठीक है, तो दी गई संख्या होगी। तो यहां पर आपको एक चीज तो ये देखनी होगी सबसे पहले कि जो दो अंकों की संख्या होती है ना, उसको हम लिखते कैसे हैं? दो अंकों वाली संख्या को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको यही सीखना होगा इसमें। तो देखना आप, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं दो अंकों की संख्या को। जो दो अंकों की संख्या होती है ना, उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको हम लिखते हैं 10 से x प्लस y प्रकार से। कैसे लिखते हैं? 10x प्लस y प्रकार से। अब इसमें जो y है ना, ये तो इकाई अंक हो गया आपका, जो x है ये हो गया दाई अंक। जैसे मान लो कि आपको लिखना है 23,
ठीक है, तो इकाई अंक कितना है इसमें 3 और दाई अंक कितना है 2। तो इसमें रख के देखो आप, इकाई की जगह 3 और दाई की जगह कितना रखोगे 2। तो देखो 10 दूनी 20 और 3 कितने होते हैं 23। तो ये क्या होता है, इसका लिखने का एक तरीका होता है ना, 2 अंकों की संख्या को। अब इसने कहा है कि जो अंक है इसके, मतलब आपके पास में मैंने कहा कि इकाई अंक तो क्या है y है, इकाई अंक तो क्या है y है ना, और दाई अंक क्या है इसमें x है, दाई का अंक क्या है x है। तो सबसे पहले पढ़ो आप संख्या के अंकों का योग। तो ये आपके पास में इकाई और दाई है, इन अंकों का योग तो कितना है 9। तो सबसे पहले तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कि दोनों अंकों का योग आपके पास में है 9। तो एक समीकरण तो आ गई है, ठीक है। संख्या ये है, अंकों का योग इनका कितना हो जाएगा, ये हो गया। फिर ये क्या कह रहा है कि अगर आपने संख्या के अंकों को बदल दिया, अंकों को बदलने का मतलब x को इकाई कर दिया, y को दाई कर दिया, तो आपके पास में नई संख्या क्या बनेगी, ये y इधर आ जाएगा और ये आपका x हो जाएगा। नई संख्या ये बन गई ना, नई संख्या जो बनी, नई संख्या जो बनी वो दी गई संख्या। तो दी गई संख्या ये है, दी गई संख्या से कितनी अधिक है 27 अधिक, मतलब इस संख्या से जो ये नई बनी ये 27 ज्यादा है। तो इसमें से ये घटा दो आप भाई, तभी तो पता चलेगा ना आपको कि 27 ज्यादा है। तो जो आपके पास में नई बनी है उसमें से आपने पुरानी वाली संख्या को घटा दिया, तो वो कितनी बनी आपके पास में 27 बनी, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप पहले। तो देखो ये है आपके पास में 10y प्लस x, बाहर माइनस है कोष्टक के, तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अब देखो 10y में से आपने 1y घटाया 9y, और x माइनस का 10x है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9x। इतना आ गया समझे। अब ये देखो दोनों में कितना को मना रहा है, 9 को मना रहा है ना, और ये हो गया 27। तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 27 बटा 9 बराबर 3। तो कहने का मतलब है यहां से आपके पास बन गया y माइनस एक्स बराबर 3। यह समीकरण हो गई आपके पास में दूसरी। अब एक समीकरण तो हो गई x प्लस वाई बराबर 9, एक हो गई y माइनस एक्स बराबर 3। तो देखो इन दोनों समीकरणों से अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है, जो हम आगे पढ़ेंगे। हम जो इस समीकरण वाले चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें देखेंगे उसके 2 चर वाले के। 2 चर वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, वहां से क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। तो देखना इसमें एक समीकरण ये बन गई, एक ये बन गई। तो एक तो ऊपर वाली समीकरण है y प्लस एक्स बराबर 9, और नीचे वाली है y माइनस एक्स बराबर 3। अब ये 2 समीकरण आ गई और 2 ही चर हैं इसमें, y और x, सही है। एक y है और एक x है। देखो एक समीकरण में जितने चर होते हैं ना, अगर हमें सभी का मान निकालना हो तो उतनी ही समीकरण होना जरूरी है। अब अपने पास तो 2 समीकरण है ऑलरेडी और 2 ही चर हैं। तो देखो अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये x प्लस का हो गया, ये किसका हो गया माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। y और y कितने y हो गए 2y, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो वहां से y बराबर आ गया 12 बटा 2 बराबर 6, ठीक है। अब y बराबर 6 आ गया, तो 6 में कितना जोड़ेंगे 9 जाए, तो x का मान कितना जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो संख्या क्या मानी थी, ये वाली हमको यही पूछा, ये जो ओरिजिनल संख्या आपके पास में दी गई संख्या वो क्या है, ये मानी थी ना। तो x की जगह इसमें 3 रखो, तो 10 गुणा 3 प्लस y की जगह कितना रखेंगे 6। अब देखना इसको 10 3 30 प्लस में 6 कितना हो गया 36। तो इसका मतलब आपके सामने जो संख्या थी ना वो 36 थी। अब देखो इसको क्वेश्चन को आप इस संख्या से करते हैं। संख्या ये हो गई, दोनों अंकों को जोड़ो, 3 और 6 कितने होते हैं 9। समझ गए एक चीज। तो फिर ये बोला कि अंकों को बदलो, आप अंकों को मतलब ऐसे बदल दिया, तो नई संख्या क्या बन गई 63। जो पुरानी संख्या से 27 ज्यादा है, आप घटाइए देख लो, 63 में से 27 मिलेगा आपको। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा 36 होगा। ठीक है, तरीका समझ में आया आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमने जो पढ़े ना ये 1 चर वाले, ऐसे ही हम 2 चर वाले भी देख लेंगे, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके, ऐसे ही देखना है। अगर नहीं समझ में तो आप बताना हमें कमेंट करके, तो उसको थोड़ा और इजी लेवल करना है या फिर लेवल को बढ़ाना है या कम करना है, वो आप जरूर बता देना। बढ़ा भी लेंगे लेवल को, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा लेवल वाले क्वेश्चन ले लेंगे जो एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, उनको ले लेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमें आपके रीट की तैयारी करनी है ना, हमको रीट की तैयारी करनी है, तो रीट के लेवल के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा लेवल नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आएगा तो हम ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे बीच में जिससे आपका लेवल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसे आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जरूर करें, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी जरूर बताएं। मैं धन्यवाद।